My dear species fellows, I believe you all are doing great और आप सबके दिन भी अच्छे जा रहे होंगे। आज हम जिस थ्योरी की बात करेंगे वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है और उस थ्योरी का नाम है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स कहता है कि जो सोसाइटीज़ हमारी इमर्ज हुई हैं, सोसाइटी जितनी भी बनी है उनमें ज़्यादातर जो किरदार है वो इकोनॉमिक फोर्सेस का है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आगे हम देखेंगे कि किस तरह के ये क्यों है, क्या है। और इसके साथ साथ जो प्राइमरी प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स थे उनको भी इकोनॉमिक फोर्सेस ने इन्फ्लुएंस किया, जिस तरह के सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट है, ये इनको भी इकोनॉमिक फोर्सेस ने इन्फ्लुएंस किया। की कंसेप्ट देखते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के। सबसे पहले हमने ऊपर बात की कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो स्पेसिफिकली वो सोसाइटी को डिज़ाइन करने में, शेप करने में ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी प्रोड्यूस करती है, जिस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज हो गई। मतलब एक सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। इस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आप कह सकते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में आप हमारी टूल्स आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी है, और उसके साथ साथ लेबर है जो हमारे मजदूर हैं, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं और प्रोडक्ट को बनाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास एक तो जिसके लिए गुड्स बनाए जा रहे हैं वो जो ऑनर होता है, और दूसरे नंबर पे जो काम करने वाले होते हैं, जो गुड्स बनाते हैं, वर्किंग क्लास वाले, उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है उसे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। हाउ लेबर इज ऑर्गेनाइज्ड के लेबर को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है और गुड्स को किस तरह से उनके दरमियान या ऑनर और वर्कर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट्स रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। आगे बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर की बात है। जो जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, दरअसल ये जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ये बुनियाद बनाती है एक सोसाइटी की बुनियाद, एक सोसाइटी की बेस रखती है। सोसाइटी की जब बेस बन जाती है तो उस वक्त सोसाइटी आगे डेवलपमेंट की तरफ जाता है, फलता फूलता है और एक सुपर स्ट्रक्चर बन जाता है। सुपर स्ट्रक्चर में तमाम नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी जो सोसाइटी में मौजूद होती हैं वो भी इंक्लूड है। जिस तरह के सोसाइटी में लॉज बन गए, कानून बन गए, मजहब है वहाँ का, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, और उसके साथ साथ कल्चरल है। इनको नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी कहते हैं, जो कि हमारे पास इंक्लूडेड है सुपर स्ट्रक्चर में। अब क्लास कन्फ्लिक्ट कैसे आते हैं? मार्क्स का ये मानना है, मार्क्स से ये यकीन रखता है कि जो डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है ये इस सोशल क्लासेस की क्रिएशन में मदद देते हैं। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जब डिफरेंट होंगी, लोगों के पास डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए, किसी के पास कोई ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कम प्रोड्यूस कर रहा है। जो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वो एक हाई लेवल का क्लास बन जाएगा, जो कम प्रोड्यूस कर रहा है वो लो लेवल का क्लास बन जाएगा। ज्यादा प्रोडक्शन वाला बंदा कम प्रोडक्शन वाले बंदे को अपने नीचे रखेगा कि आप भाई मेरे लिए काम करो, आपको कुछ ना कुछ मैं दे दूंगा। अब इससे डिफरेंट क्लासेस होंगी तो उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे। जिस तरह के हम एस्पेरेंट्स हैं और हम हमारी जो एक कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, किसी चीज़ को लिखने की, वो डिफरेंट होती है। तो हमारे दिल में मुकाबला होता है, जो भी हमारे हमसे बेहतर होता है, बेहतरीन होता है, वो आगे चला जाता है। दैट्स अपोजिंग इंटरेस्ट है हमारे। और मिसाल के तौर पे कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बुर्जुआजी है, ऑनर ऑफ कैपिटल है, और दूसरे नंबर पे प्रोलिटरेट है, वर्किंग क्लासेस। दो तरह की मुख्तलिफ क्लासेस हैं। इन क्लासेस में क्लैशेज होती हैं, इन क्लासेस में कन्फ्लिक्ट होती हैं। ये जो कन्फ्लिक्ट है ये लीड करती हैं फिर सोशल चेंजेस को। इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही सोशल चेंजेस आ जाती हैं। देखें, अगर एक सोसाइटी है, जिस तरह गारों में हम रह रहे थे, शुरू में गारों में रह रहे थे और हंटिंग करते थे, उसी तरह हम गारों में रहते हंटिंग करते, जो टूल्स थे उनको आपस में इक्वली डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करते और आसानी से रह सकते थे। और आज भी हमारी कंडीशन वही होती जो जो पहले हुआ करती थी गारों में। लेकिन उसके साथ साथ हमने हिस्ट्री के साथ अपने जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्होंने और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ने हमारे दरमियान क्लासेस को जन्म दिया, जिसकी वजह से सोशल चेंजेस हैं और फिर जो नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटीज है वो डेवलप हुए। एक सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर बना जिसमें लॉज, रिलीजन, पॉलिटिक्स और कल्चर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई। और फिर क्लासेस बनी तो क्लासेस के दरमियान ज़ाहिर है कन्फ्लिक्ट ने आना है और इससे सोशल चेंज ने भी आना है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आगे एक और कंसेप्ट है कि इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बेस की बात करें, ग्राउंड की बात करें, तो वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में हमें मिलेगा।
یہ ایک براڈر فلاسفی کا کنسیپٹ ہے. اس کنسیپٹ کو دیکھیں تو یہ ایک وسیع کنسیپٹ ہے, وسیع فلاسفی کا کنسیپٹ ہے. اب یہ جو ہے, یہ جو تاریخ ہے, ہسٹری ہے, وہ یہ ایک سیریز آف پروگریسو سٹیجز ہے. ایک تاریخ بنتی ہے نا, ایک تاریخ, ایک ہمارے پاس جب ہم چیز بناتے ہیں تو سیریز میں ہم چلتے ہیں, تو پروگریس کرتے ہیں, ایک سٹیپ سے آگے 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 سٹیپ اٹھاتے جاتے ہیں, تو پھر آگے جا کے ہماری ایک تاریخ بنتی ہے. جس طرح ہم ایسپیرنٹس ہیں تو ہم نے آغاز کیا شروع میں الف ب ت سے اے بی سی ڈی سے پڑھنا شروع کیا, اور پھر آگے چلتے آئے, ڈفرینٹ کلاسز سے گزرتے اسٹیج تک پہنچے. اسی طرح ہماری ایک تاریخ بنتی چلی گئی جو کہ سیریز آف پروگریسو سٹیجز ہے. پروگریس بھی کرتے گئے اور سیریز بھی بنتا گیا, سٹیجز بھی, اور ہسٹری بھی ڈیولپ ہوتی. اسی طرح بالکل سوسائٹی کا بھی یہی حال ہے, سٹیجز ڈفرینٹ آتی ہیں, ان کے سیریز بنتے ہیں, اور جو سوسائٹی کی تاریخ ہے, ہسٹری ہے, وہ بھی بنتی جاتی ہے. اب اس میں کنٹراڈکشن اور کنفلکٹ کا بھی بہت بڑا کردار ہے. کنٹراڈکشن اور کنفلکٹ کریکٹرائز کرتے ہیں سیریز آف پروگریسو سٹیجز کو. یہ جو کنٹراڈکشنز ہیں, ان کی وجہ سے ہمیشہ ریولیوشنری ٹرانسفارمیشن آتی ہے, ریولیوشنری ٹرانسفارمیشن, اور پھر ہسٹری میں ایک نیا سٹیج کریٹ ہوتا ہے. جیسے جیسے ہمارے سٹیجز پروگریسو ہوتی جاتی ہیں, ڈفرینٹ اسپیکٹ سے ہم گزرتے جاتے ہیں, تو آخر میں ایک ریولیوشنری ٹرانسفارمیشن آتا ہے, ایک بدلاؤ آتا ہے, ریولیوشن آتی ہے. تو اس سے ایک نیا سٹیج بنتا ہے. پھر نئے سٹیج سے جو ہماری سوسائٹی ہے, اس کی تاریخ میں اضافہ ہوتا ہے. اب ایمرجنس آف ڈفرینٹ سوسائٹیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکل میٹیریلزم نے کس طرح مختلف سوسائٹیز کو ایمرج کروایا. سب سے پہلے پریمیٹیو کمیونزم کی بات کریں گے, جب انسان ہنٹ کرتا تھا, جب انسان شکار کرتے تھے اور گیدرنگ کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے تھے, اور جو بیسک ٹولز ہوتے تھے ان کو بھی آپس میں ڈیوائڈ کرتے تھے کہ یہ تیرا, یہ میرا, یہ والا چکر نہیں تھا. آپ کو اگر کسی ٹولز کی ضرورت تو آپ لے جائیں, آپ اسے استعمال کریں, آپ اسے ہنٹ کریں, بلکہ ہنٹنگ کے لیے بھی وہ اکٹھے جایا کرتے تھے. بہت ہی سوشل, لٹل سوشل جو اسٹریٹیفیکیشن تھا وہ ملتا تھا, لیکن ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی. اور جو گوڈس تھے ان کو کمیونلی شیئر کیا جاتا تھا. اس پریمیٹیو کمیونزم کے بعد سلیو سوسائٹی ایمرج ہوتا ہے. دیکھیں کس طرح سلیو سوسائٹی ایمرج ہوتا ہے. پھر اچانک سے ایگریکلچر میں ڈیولپمنٹ آنا شروع ہو گئی, اور جو ایگریکلچر کی پروڈکشن تھی وہ پہلے کم ہوا کرتی تھی, پریمیٹیو کمیونزم میں کم ہوا کرتی تھی, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اتنا ہی ہوتا تھا جتنا ایک دن میں ان کا گزارا ہو جاتا تھا. لیکن جب ایگریکلچر میں ڈیولپمنٹ آئی تو پروڈکشن سرپلس ہو گئی, یعنی کہ آپ نے اسے سرپلس کو سٹور بھی کرنا ہے, سٹور کریں گے جس کے پاس زیادہ ہوں گے, ظاہر سی بات ہے پھر ان میں کلاسز بنیں گی, اور کلاسز کے درمیان کنفلکٹ ہو گئے, کنفلکٹ کی وجہ سے سوشل چینجز آئیں گی. تو یہ جناب ایگریکلچر میں ڈیولپمنٹ نے اور سرپلس پروڈکشن نے سوشل کلاسز کو جنم دیا. جی, سوشل کلاسز کو. اب جو سلیبس تھے, وہ جو غریب نوکر تھے, غلام تھے, وہ کام کرتے تھے, ویلتھ کو جنریٹ کر کے دیتے تھے. جو رولنگ کلاس ہوتی تھی ان کے لیے کام کرتے تھے, جس طرح کہ رومن امپائر کی یہاں پہ مثال دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے پریمیٹیو کمیونزم, اس کے بعد سلیو سوسائٹی, اور اس کے بعد اب ہم فیوڈلزم کی بات کریں گے. ود دا ڈکلائن آف سلیوری, سلیوری پھر غلامی کو ختم کیا گیا, اس میں ڈکلائن آیا. اور جب ایک سسٹم کو ختم کرتے ہیں نا آپ, جب ایک سوسائٹی کو ختم کرتے ہیں, ظاہر ہے اس کی جگہ پہ نئی سوسائٹی لے گی, نیا سسٹم لے گی, نئے لوگ آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس سپیس کو آپ خالی چھوڑ دیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. اب ہمارے جو ایسپیرنٹس کے لیے سیٹیں بنتی ہیں تو وہ بھی پہلے سے چھوڑ کے جاتے ہیں, اسپیس بناتے ہیں, جو نئے ایسپیرنٹس ہوتے ہیں وہ جا کے ان کو آکوپائی کرتے ہیں. آکوپائی کرتے ہیں مطلب کہ جدوجہد کرتے ہیں, وہاں تک پہنچتے ہیں. فیوڈلزم جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے. سلیوری کی ڈکلائن سے ایک نیا سسٹم متعارف ہوا جو لینڈ آنرشپ کی بیس پہ تھا. اس میں زیادہ تر جاگیردار ہوتے تھے. اب جو لینڈ کو کچھ لوگ لینڈز کو کنٹرول کرتے تھے, اور کچھ لوگ پیزنٹس تھے, کسان تھے, ان لینڈ پہ کام کرتے تھے. جو لینڈ کو کنٹرول کرتے تھے وہ ان کسانوں کو کہتے تھے کہ ہم بھائی آپ کو ایک طرف سے پروٹیکشن بھی دیں گے, آپ کی حفاظت بھی کریں گے, آپ ان لینڈز پہ پروڈکشن کریں, ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, اور اس کے بدلے میں آپ کو آپ کی جو پیداوار ہے اس میں سے شیئر بھی دیں گے. اس میڈیول یورپ کی بات, اس دور میں یہ ہوتا تھا, فیوڈلزم کی بات یہاں پہ. اب آگے ہے کیپٹلزم. کیپٹلزم, دیکھیں کیپٹل زر کو کہتے ہیں, زر جو زر کا نظام ہے.
अब इसमें इंडस्ट्री में अरूज आता है और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में अरूज आता है। इन दोनों चीजों में अरूज की वजह से कैपिटलिज्म को अरूज मिलता है। कैपिटलिज्म एक नया सिस्टम आ जाता है जहां पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को ऑन कर सकते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन कर सकते हैं, और वर्कर जो हैं वो क्या करेंगे, उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है, उसने उनको अपनी मलकियत में रखा हुआ है, वो लेबर वहां जाके काम करेगा और डेली वेजेस पे काम करेगा कि आप, मैं आपके लिए इतना काम करूंगा और आप इसके बदले में मुझे ये चीजें देंगे। आप मॉडर्न वेस्टर्न इकोनॉमीज जो है उनमें कैपिटलिज्म पाया जाता है, अभी भी है, अभी भी बहुत सारे पाकिस्तान में भी है। सोशलिज्म कम्युनिज्म, अब मार्क्स बेचारा बिलीव करता था, ये प्रिडिक्ट करता था कि कैपिटलिज्म जो है वो अपनी मौत खुद बनेगा, वो अपने आप को खुद खत्म कर देगा, क्योंकि बुर्जुआजी और प्रोलिटरेट क्लासेस जो है इनके दरमियान क्लैशेस जो है इंटेंसिफाई हो जाएंगी, बहुत ज्यादा क्लैशेस होंगी, जिसकी वजह से सोशल आर्डर जो है वो खत्म हो जाएगा, कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा, जिसके जिसके बाद जो प्रोलिटरेट्स होते हैं वो सोसाइटी में मौजूद जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन पे अपना कंट्रोल करेंगे और कलेक्टिवली उनको ऑन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनको। तो इससे एक सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात करेंगे। देखो दोस्तों, मुख्तलिफ स्टेजेस से सोसाइटी से होकर गुजरी है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में भी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो लोग हंट करते थे, गैदर करते थे, जो बेसिक टूल्स होते थे उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कोई इतनी ज़्यादा उनके दरमियान फ़र्क नहीं थी, क्लासेस नहीं थे। उसके बाद स्लेव सोसाइटी है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा, जितनी ज़्यादा तरक्की होती गई तो प्रोडक्शन सरप्लस होते गए, जिसकी वजह से सोशल क्लासेस बनी। उन सोशल क्लासेस में कन्फ्लिक्ट आया, कन्फ्लिक्ट आने की वजह से सोशल चेंज आया, सोशल चेंज आने की वजह से फिर सोसाइटी बनी। सोसाइटी को स्लेव सोसाइटी कहते हैं। फिर फ्यूडलिज्म की बात करेंगे कि एक ज़ाहिर सी बात, स्लेव सोसाइटी डिक्लाइन होगा तो फ्यूडलिज्म का निज़ाम आएगा। इसमें जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, उनके पास ज़मीनें होती थी और ज़मीनों के मालिक होते थे, और उन ज़मीनों को की जो पैदावार का जिम्मा था वो किसान के जिम्मे लगा दिया जाता था। किसान उनमें प्रोड्यूस करता था, फिर किसान को प्रोटेक्शन देते थे उसके बदले में, और उसके बदले में कुछ शेयर दे देते थे क्रॉप्स में से। फिर कैपिटलिज्म की बात है, इसमें इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में अरूज आता है और इससे कैपिटलिज्म का निज़ाम परवान चढ़ता है। अब इसमें प्राइवेट लोग जो हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते हैं, और जो वर्कर जो है उनके लिए डेली वेजेस पे काम करते हैं, जैसे मॉडर्न वेस्टर्न इकोनॉमी से। अब सोशलिज्म वो दोबारा हम वापस वही प्रिमिटिव कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये मार्क्स साहब ने कहा कि इस तरह हो सकता है। अब क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये जो थ्योरी है इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। ओवर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा जोर दिया गया भाई, बाकी जो सारी चीजें हैं उनका क्या है, उनका किरदार नहीं है, क्या नहीं है। उसमें कल्चर है, उसमें पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, उसमें और भी आइडियाज हैं, रिलीजन है, तो इनका भी तो किरदार होना चाहिए। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है नहीं, सबसे ज्यादा किरदार जो इकोनॉमी का है, पैसे का है, पैसा ही है जो सोसाइटीज को बनाता है, पैसा ही है जो सोसाइटीज का खात्मा करता है। अच्छा जी, ठीक है। ये तो मतलब आपने एक फैक्टर को बहुत ज्यादा अहमियत दे दी, बाकी जो फैक्टर है उन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। डिटर्मिनिस्टिक व्यू सजेस्टिंग द जो इकोनॉमिक फोर्सेस होते हैं जो वो लीड करती हैं स्पेसिफिक हिस्टोरिकल आउटकम्स पे। जो इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं वो स्पेसिफिक हिस्टोरिकल आउटकम्स को लीड करती हैं। अब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि हिस्ट्री जो है ज़्यादातर बहुत न्यूमरस फैक्टर से इफेक्ट होती है, ना कि सिर्फ ये जो इकोनॉमी है या पैसा है। हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्टर्स का किरदार होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग लीडर्स का किरदार होता है, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होती हैं उनका किरदार होता है, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है जो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है लिमिटेड है, क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ में एप्लीकेबल नहीं है। कुछ सोसाइटीज़ में ने इसको अडॉप्ट किया, उसमें ये एप्लीकेबल था। जिस तरह की मिसाल हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है तो वहाँ पे भी इस कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसका किरदार रहा। ये जो रेवोल्यूशन है 18वीं और 19वीं सदी में आता है और यूरोप में आता है, और इसके साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इस कहते हैं कि इस थ्योरी का किरदार है। उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं फेलियर की। जब आप एक क्या करते हैं जनाब, वेलफेयर स्टेट को डेवलप कर देते हैं अंडर दी कैपिटलिस्टिक सिस्टम में, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि
अब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी नहीं। आपने आपने राइट्स देना शुरू कर दिया, एक वेलफेयर स्टेट का तारुफ करवाया, और जितने भी बुनियादी राइट्स थी, सोशल सेफ्टी थे, वो वर्किंग क्लास को आपने दिया, उनके लिए अच्छे खासे वेजेस का इंतज़ाम किया। तो तब तो ये चांसेस नहीं है कि ऐसा हो जाए क्लास कन्फ्लिक्ट, बहुत कम पीछे रह गया। द परसिस्टेंस ऑफ नॉन वेस्टर्न सोशल स्ट्रक्चर, अब इसमें नॉन वेस्टर्न सोशल स्ट्रक्चर्स भी परसिस्ट करते हैं, ये भी नफी करती हैं ये जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक। आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी आपका अपना चैनल है, इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस और अच्छे कंटेंट के साथ आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको फाइल्स की ज़रूरत है तो ऊपर ये आप ईमेल के ज़रिए भी मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।